टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ से शायद पता भी नहीं चलता कि उसने कब हाथ हिलाया। ये बात सुनने में कड़वी थी पर पूरी तरह सच थी। तीनों कमेटी मेंबर्स का चेहरा थोड़ा असहज हो गया और मैं तो प्रिंस द्वारा खास तौर पर रिक्रूट किया एक टैलेंट था, वो मुझे आसानी से जाने भी नहीं दे सकते थे। मैंग शिंजी ने गंभीरता से पूछा, पॉइजन गुबो ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, फिर उसका ऐसा क्या पर्सनल मैटर हो सकता है? पॉइजन गुबो ने सारी वजह डुगु यान पर डाल दी, बस इतना कहा कि उसके पास एक प्रॉब्लम है जिसे फिलहाल सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूं। डुगुयान ये सुनकर चेहरे पर कंफ्यूजन लिए रह गई। उसने तो दादा को सिर्फ फाइट की पूरी बात बताई थी, कभी नहीं कहा कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। फिर भी उसने वहीं के वहीं पर्दाफाश नहीं किया, सिर्फ बगल में खड़े होकर देखती रही। तीनों सोल डॉलो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मेरी सेफ्टी जरूर सुनिश्चित करें। मैंने पहले उनकी नेकनीति के लिए शुक्रिया कहा, फिर बताया कि चूंकि पॉइजन डॉलो का कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। आखिरकार ये पूरा नाटक तो मैं और पॉइजन गुबो पहले से प्लान कर चुके थे। तीनों टीचर्स को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से हामी भर दूंगा। थोड़ी देर के लिए वो भी असमंजस में पड़ गए। पॉइजन गुबो ने ठंडे स्वर में उल्टा पूछा, क्या उन्हें अपने एक टाइटल डोलियो होने की जेन्युइनिटी पर भरोसा नहीं? तीनों टीचर्स ने भले साफ ना कहा हो, दिल में उन्हें बाहर के तमाम अफवाहों में पॉइजन गू बो का मूड स्विंग्स, सिर्फ मर्जी से चलने वाली छवि पर पूरा ट्रस्ट नहीं था। वो सबसे रिलायबल इंसान बिल्कुल नहीं लगता था। आखिरकार जी लिंग ने सजेस्ट किया कि पॉइजन गू बो मुझे ले जा सकते हैं, पर वापसी की एक डेडलाइन पक्की करनी होगी ताकि तय समय के अंदर मैं एकेडमी बिना किसी नुकसान के पूरी तरह वापस आ सकूं। पॉइजन गुबो ने मना नहीं किया, कैजुअली डेडलाइन 7 दिन तय कर दी। जी लिंग को साफ लगा वो समय बहुत लंबा है, पर उससे पहले कि वो आगे बात कर पाती, पॉइजन गुबो पहले ही उठकर मुझे लेकर जाने लगा। दुगुयान ने जल्दी से दादा का हाथ पकड़ लिया, धीरे से पूछा, क्या वो मेरे साथ कुछ करेंगे? पॉइजन गुबो गुस्से और हंसी दोनों में बोल पड़ा, सीधे कहा, उसे पता है कि उसे मैं पसंद हूं, वो मुझे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगा। दुगुयान तुरंत शर्मिंदा होकर इनकार करने लगी, हमारे साथ जाने की भी जिद करने लगी, पर पॉइजन गुबो ने उसका सिर सहलाकर उसे एकेडमी में ही आराम से रुकने को कहा। वादा किया कि जो बात कह दी वो कभी नहीं टालता। हमें जाते देख मैंग शेंजी ने तुरंत जीलिंग को पैलेस भेजकर पूरी बात शुए किंघे को रिपोर्ट करने को कहा। आखिरकार मैं न सिर्फ एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, बल्कि प्रिंस द्वारा खास तौर पर रिक्रूट किया गया टैलेंट भी हूँ। पॉइजन गुबो रॉयल फैमिली का रिस्पेक्टेड गेस्ट भी है, शुए किंघे का टीचर भी है, और साथ में 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का सेक्ट नेता भी, जो सिर्फ रॉयल फैमिली और टॉप 3 सेक्ट्स की हैसियत थी। पॉइजन डोलो की स्पीड बेहद तेज थी। आसपास दृश्य तेजी से पीछे भागते गए। जल्द ही हम सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए। पॉइजन गुबो ने मुझे बताया कि वो आमतौर पर यहीं आराम करता है, बस मुझे उसका पॉइजन बैकलैश सॉल्व करना है। आगे कभी भी कोई मुसीबत आए तो सनसेट फॉरेस्ट आकर उसे ढूंढ सकता हूँ। जितना उससे हो सकेगा वो जरूर मदद करेगा। ये बात एक पॉइजन डोलो के मुंह से निकला हुआ सीधा वादा था। कल रात वाले उस पल के बाद उसे सच में यकीन आ चुका था कि मेरी एबिलिटी सच में उसका शरीर बेहतर कर सकती है। ये सिर्फ खोखली बातें नहीं। जंगल में घुसने से पहले मैंने पॉइजन ग्यूबो को पहले ही बता दिया कि मैं मेडिसिन बनाते वक्त किसी भी डिस्टर्बेंस से नहीं चाहूंगा, ना ही चाहूंगा कि कोई प्रक्रिया देखे। पॉइजन गुबो भले नाराज हो, फिर भी मेरे सीक्रेट की इज्जत करने को राजी हो गया। सनसेट फॉरेस्ट में गुजरते हुए, ये तो मेरा खुद बनाया हुआ पॉइजन एरे है। सोल डोलो भी अगर सीधे आए तो इसका पॉइजन झेल पाना मुश्किल है। उसने मुझे एक पिल फेंकी, कहा मुंह में रखने से थोड़ी देर के लिए पॉइजन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। मैंने बिना सोचे तुरंत वो पिल खा ली। ये देखकर पॉइजन गुबो की आंखों में और भी रिस्पेक्ट आ गया। उसने कहा कि मैं वाकई उस पर ट्रस्ट करता हूँ। मैंने उल्टा पूछा, क्या वो भी उतना ही मुझ पर ट्रस्ट करता है? पॉइजन गुबो ने बस इतना कहा, अगर ट्रस्ट ना करता तो मैं तुझे अपने असली छिपने के ठिकाने तक नहीं लाता। पॉइजन अरे पार करने के बाद सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा दिखा। जितना उसकी चोटी के करीब पहुंचता गया, दिल में जोश उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि वो जगह जिसने डुलुओ कॉन्टिनेंट के अनगिनत टैलेंट्स की तकदीर बदल दी अब बिल्कुल सामने थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही एक उल्टा शंकु जैसा घाटी दिखाई दी। गहराई से लगातार धुआं सा भाप उठ रहा था। पॉइजन गुबो मुझे लेकर घाटी में कूद गया। असली आइस फायर ट्विन आइज आखिरकार सामने प्रकट हुआ। घाटी के बीचों बीच एक ओवल शेप जल स्रोत था। आधा पानी लाल था, आधा नीला। दोनों के बीच की सीमा साफ थी, ठंडी और गर्म। दो अलग अलग एनर्जीज एक दूसरे से टकराकर लगातार भाप बना रही थी। यही थी कॉन्टिनेंट के 3 सबसे बड़े ट्रेजर स्पॉट्स में से एक, आइस फायर ट्विन आइज। दोनों उल्टी अवस्थाएं एक दूसरे को काउंटर करती हैं। नॉर्मल प्लांट्स यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, बस सच में रेयर हर्ब्स ही यहाँ तेजी से बढ़ पाते हैं। इंसानों और सोल बीस्ट्स के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बेहद खतरनाक है। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट साथ साथ मौजूद है। अगर बॉडी इस पानी को हल्का सा भी छू जाए तो दोनों एक्सट्रीम फोर्सेस झेलना मुश्किल हो सकता है। पॉइजन गुबो यहाँ लंबे वक्त तक रह पाता है क्योंकि आइस फायर एनर्जी उसके पॉइजन को सही बैलेंस में रखती है। दूसरों के लिए ये जगह मौत का कुआं है, और उसके लिए ये बैकलैश से बचने की नेचुरल सेफ जगह बन गई। उसने बताया, मैं जो चाहे लेकर जा सकता हूँ, पर मेडिसिनल सोर्स को उजाड़ ना करो, और खासकर बीच वाले जल स्रोत को कभी ना छू। खुद वो भी इसकी एक्सट्रीम कोल्ड हीट को लंबे वक्त तक झेल नहीं पाता। सारी सावधानियां बताने के बाद पॉइजन गुबो ने वाकई अपना वादा निभाया। सीधे घाटी छोड़कर पूरी मेडिसिनल सोर्स मेरे हवाले कर दी। उस रातें देखने के बाद मैंने आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट
उन 2 फेरी ग्रासेस को ढूंढना शुरू किया। मुझे टांग सान जितनी मेडिसिन की जानकारी नहीं, पर ब्लू सिल्वर एम्परर की प्लांट्स के प्रति नेचुरल सेंस होने और साथ में कुछ जरूरी हर्ब्स की आकृति याद होने के कारण अलग अलग एट्रीब्यूट्स पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे पहले मेरी नजर पड़ी उस पानी की सीमा पर उगे एक गुलाबी बड़े फूल पर। उसकी कोई पत्तियां नहीं थी, फूल की पेटल्स बेहद चमकदार थीं। जो खुशबू निकलती थी वो आसपास के ज्यादातर पॉइजन को दबा सकती थी। यही थी वो सेरीन फ्रेग्रेंस फर्स्ट ग्रेड हर्ब। जब तक इसकी खुशबू फैली हो, ज्यादातर पॉइजनस क्रीचर्स पास नहीं आ सकते, पर अगर पॉइजन पहले ही शरीर में घुस चुका हो तो ये उसे बस थोड़ा डिले या दबा सकती है। आसपास सुरक्षित होने का कंफर्म करने के बाद मैंने पहले से तैयार लोहे के 2 छोटे नाइव्स निकाले, ब्लू सिल्वर एम्परर रिलीज करके पहली सोल स्किल फ्लेम स्पिरिट एक्टिवेट की ताकि पत्तियों की हार्डनेस और एनर्जी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए। 2 ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपने अपने नाइफ को लपेटकर एक एक आइस स्प्रिंग और फायर स्प्रिंग की तरफ भेजा। मैंने अपनी मेंटल पावर, माना पावर और प्लांट सेंस पूरी तरह उस तरफ केंद्रित की। जल्द ही 2 बिल्कुल विपरीत टारगेट्स लॉक कर लिए। कोल्ड स्प्रिंग के पास एक अष्टकोणीय सफेद फूल उग रहा था, जिसके बीचों बीच के पोलन आइसी क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे। पहले वाले नाइफ ने तेजी से जड़ काटी, तुरंत 8 कॉर्नर मिस्टिक आइस ग्रास गिर गई। हर्ब, एक ऐसा लाल चमकीला पौधा जिसकी शक्ल पत्ता गोभी जैसी थी, बेहद हैरान करने वाली गर्मी रिलीज कर रहा था। यही थी उस 8 कॉर्नर मिस्टिक आइस ग्रास की ऑपोजिट हर्ब, दुर्लभ इंटेंस फायर हर्ब। मैंने दूसरे नाइफ से उसकी जड़ काटी, तुरंत भयंकर गर्म औरा चारों तरफ फैल गई। ब्लू सिल्वर एम्परर की सतह तेजी से काली पड़ने लगी। चाहे कई ओरिजिन्स मिली हुई भी हों, फिर भी इन फेरी हर्ब्स की एक्सट्रीम पावर को सीधे झेलना मुश्किल था। मैंने तुरंत दोनों ब्लू सिल्वर एम्परर झटकाकर आइस फायर हर्ब्स को एक साथ अपने सामने फेंक दिया, फिर तुरंत डैमेज हो चुकी पत्तियों को काट दिया ताकि कोल्ड पॉइजन और फायर पॉइजन ब्लू सिल्वर एम्परर के जरिए मुझ तक ना पहुंचाए। जैसे ही दोनों हर्ब्स मेरे सामने आमने सामने आए, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट दोनों एक साथ शांत होने लगी, जो पहले पूरी तरह है। आखिरकार वो मौका मिला जब मैं दोनों हर्ब्स ले सकता था। मैंने बिना देर किए 8 कॉर्नर मिस्टीरियस आइस ग्रास और फियर्स फायर रेजिन बुक दोनों एक साथ मुंह में डाल दिए। देखने में ये जड़ी बूटियां सख्त लगती थीं, लेकिन मुंह में जाते ही पिघल गईं और 2 लिक्विड की धाराएं पेट में उतर गईं। और यही पल मेरा पूरा बॉडी आइस ब्लू और डीप रेड के बीच झूलने लगा। अंदर से एक साथ एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट की लहरें उठने लगीं। दर्द उस वक्त से भी कई गुना ज्यादा था जब मैंने 1 लाख ईयर सोल बोन अब्सॉर्ब किया था। जब दोनों एनर्जीज आपस में क्लैश कर रही थीं, तब ब्लू सिल्वर ग्रास की लाइफ फोर्स अपने आप एक्टिवेट हो गई। बॉडी के अंदर से हल्की हरी रोशनी आई जो किसी तरह जीवन को बनाए रखे हुए थी। मैंने दर्द को दबाया, आउटर क्लोथ्स उतारे, आखिरी ताकत लगाई और उस जगह कूद पड़ा जहां आइस स्प्रिंग और फायर स्प्रिंग मिलती थी। जैसे ही बॉडी पानी से छुई, कॉन्शियसनेस एक्सट्रीम एनर्जी की चपेट में आ गई और मैं बेहोश हो गया। बॉडी पानी में धीरे धीरे डूबती रही, लेकिन वो हरी लाइफ लाइट कभी नहीं बुझी। वो आइस फायर एनर्जी से तपती हुई मेरिडियंस और बोन्स को लगातार रिपेयर करती रही। उसी वक्त दूर तियांदो पैलेस में शुए चिन्हे को खबर मिली कि दुगुबो मुझे एकेडमी से ले गया है। वो तुरंत उठा और सबको बुला लिया। पूरा किस्सा शुरू से सुना। सुनने के बाद वो पैलेस में आगे पीछे टहलने लगा। दुगुबो और उसके बीच कोई सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। दुगु यान के बिहेवियर को देखकर शुए किन्हे ने अंदाजा लगाया कि शायद दुगुबो की मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हो सकता है डुगु यान को मुझसे कुछ फीलिंग्स हो और इसीलिए उसने ग्रैंडफादर को अकेडमी बुलाया हो। यह सोचते ही शुए किन्हे ने सिर हिलाया। लेकिन चाहे मैं खुद गया हो या नहीं, जिस प्रिंस ने खुद मुझे रिक्रूट किया था उससे कंसर्न दिखाना जरूरी था। अगर मेरी और दुगुबो की कोई डील भी हो तो भी शुए किन्हे को अपना एटीट्यूड दिखाना था। इसी से भविष्य में वो मुझे अपनी साइड पर खींच सकता था, बजाय इसके कि मैं डुगु की तरफ जाऊं। ये सोचकर शुए किन्हे ने तुरंत गिफ्ट तैयार करवाए और 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग फेंजी को इनवाइट करने की बाओ सिटी भेजा। इस लेवल के बड़े फिगर के सामने डुगुबो को भी थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती। पहले कियान जियान शुए ने प्लान किया था कि धीरे धीरे मुझे रिक्रूट करेगा, लेकिन मैंने पहले ही डुगुबो से कांटेक्ट कर लिया था। अब प्लान बदल गया था और उसे पहले से अपनी वैल्यू दिखानी थी। आइस फायर 2 आइड स्प्रिंग में वक्त बीतता रहा। अगले दिन जब धूप उस वैली में पड़ी, मैंने आंखें खोली और बॉडी पहले से कहीं बेहतर स्टेट में थी। 8 कॉर्नर आइस ग्रास और फियर्स फायर रेजिन ने डायरेक्टली सोल पावर नहीं बढ़ाई, लेकिन दोनों हर्ब्स की एनर्जी मेरी मेरिडियंस, बोन्स और फ्लैश में पूरी तरह घुल गई थी। आइस फायर स्प्रिंग वाटर की वजह से ये एनर्जी लगातार बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी। हर सांस के साथ महसूस कर सकता था कि बॉडी स्ट्रॉन्गर होती जा रही है और फिजिकल लिमिट बढ़ती जा रही है। अब कोल्ड यिन स्प्रिंग मुझे नॉर्मल कूल वाटर जैसी लगती थी और ब्लेजिंग यांग स्प्रिंग बस गुनगुन पानी जैसी। फायर अभी भी मूवमेंट को लिमिट कर सकती थी, लेकिन कोई सीरियस इंजरी या बर्न नहीं हो सकती थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर अब मेरी स्टेट को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी सरप्राइज सेकंड सोल रिंग से आई। जैसे जैसे फिजिकल बॉडी इतनी इंप्रूव हुई, वो सोल रिंग जो पहले ग्रो नहीं कर पाई थी, वो फिर से इवॉल्व हो गई। उसकी ईयर लिमिट सीधे 5000 से बढ़कर 9000 साल हो गई। बस एक और स्टेप और मेरी सेकंड सोल रिंग 10,000 ईयर लेवल क्रॉस कर लेगी। रही बात थर्ड सोल रिंग की, तो सोल ट्रेमर प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं डायरेक्टली एक ट्रू 10,000 ईयर सोल बीस्ट को चैलेंज कर सकता हूँ। 7 साल की उम्र में 2 रिंग, 1 लाख ईयर सोल बोन्स, 9000 ईयर बर्थ राइट सेकेंड सोल रिंग और वाटर फायर रेजिस्टेंट बॉडी।
आइस फायर टू वाइड में एक रात में मेरी स्ट्रेंथ एक बार फिर बढ़ी। फिर ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की। ग्रास की लीव्स में कोई ऑब्वियस चेंज नहीं था, बस धूप में उन पर हल्के रेड और व्हाइट रंग की मिक्स शिमर दिख रही थी। ये प्रूफ था कि 8 कॉर्नर आइस ग्रास और फियर्स फायर रेजन की एनर्जी सच में 5 सोल ओरिजिन में मौज हो गई थी। जब बाकी एनर्जी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगी तब ब्लू सिल्वर ग्रास में और नए चेंजेस आ सकते हैं। ब्लू सिल्वर ग्रास वापस लेने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार खुद से सेकेंड सोल, 5वीं सोल को रिलीज किया। बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट फूटी, दोनों आंखें प्योर गोल्ड हो गईं, काले बाल गोल्डन लाइट में जल उठे। अगले ही सेकंड में पीठ से एक जोड़ी सफेद पंख उगाए। मेरा बॉडी जैसे ग्रेविटी से आजाद हो गया हो। धीरे धीरे जमीन से 1 फुट ऊपर उठ गया। एक गोल्डन शैडो भी दिखी जिसके पीछे 3 जोड़ी पंख थे, लेकिन मेरे अभी सिर्फ एक जोड़ी थी। 6 विंग्ड एंजल सोल। सोल सेंट बनने के बाद 4 विंग्स प्यूरिफाई होंगे और ट्रू टाइटल डोरू बनने के बाद ही 6 विंग्स पूरी तरह खुल सकते हैं। लेकिन अभी भी यह कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप लेवल सोल में से एक है। एंजल सोल में नेचुरली फ्लाइंग एबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा फ्लाइट सोल स्किल की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट ही ऑर्डिनरी सोल मास्टर से बहुत ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 6 विंग्ड एंजल और ब्लू ईगल एम्परर की तरह इसका भी अपना इनेट डोमेन है। भविष्य में जब पूरी तरह, मैं पहले से ही लेवल 30 तक पहुंच चुका था, लेकिन मैंने तुरंत थर्ड सोल रिंग लेने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि बॉडी में अभी बहुत सारी आइस फायर एनर्जी बाकी थी जो पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं हुई थी। अभी जल्दी में सोल हंटिंग करने का मतलब था इस फिजिकल लिमिट अपग्रेड के चांस को वेस्ट करना। कम से कम जब तक बॉडी करंट लिमिट तक पुश ना हो जाए तब तक थर्ड सोल रिंग के लिए जाना ठीक नहीं। इससे ही वो सोल बीस्ट मिलेगी जो मेरे लायक होगी। वैसे सोल रिंग के बिना भी सोल पावर एक्यूमुलेट होती रहती है। इस दौरान मुझे एनर्जी डाइजेस्ट करनी थी और साथ ही डुगुबो का ट्रीटमेंट जारी रखना था ताकि वो मेरी वैल्यू को पूरी तरह एक्सेप्ट कर सके। मैंने सोल वापस ली, कुछ हर्ब्स जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं वो चुनी, उन्हें पहले से तैयार कॉल्ड्रन में डाला और हीट से लिक्विड बनाया। जब लिक्विड तैयार हुआ उसमें चुपचाप अपने खून की एक बूंद मिला दी। यही असली मेडिसिन थी। दोनों हर्ब्स की पावर ब्लड में घुल चुकी थी जो दुगु बो के बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को जेंटली गाइड करके सोल बोन की तरफ ट्रांसफर कर सकते थे। जैसे ही मेडिसिन रेडी हुई, दुगु बो पहाड़ से नीचे आया। उसने मेरे सामने कॉल्ड्रन देखा और क्लियरली सरप्राइज हुआ। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सिर्फ हर्ब्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता बल्कि मेडिसिन भी बना सकता हूँ। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस मेडिसिन उसकी तरफ बढ़ाई और पहले पूछा, डुगु सीनियर, आपके पास कोई सोल बोन है क्या? डुगु बो थोड़ा रुका, फिर माना कि उसके पास हेड सोल बोन है। मैंने उसे बताया कि ये सिम्टम ट्रीटमेंट है, इस तरह टॉक्सिन्स बॉडी को और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ओरिजिनल टॉक्सिक अटैक भी इफेक्ट नहीं होगा। ये मेथड एक बार में सब ठीक नहीं करेगा, लेकिन रात को होने वाले बैकलैश को काफी कम कर सकता है। लगातार ट्रीटमेंट से कम उसे वो पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक जोल्ट जैसा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। डुगुबो ने तुरंत मेडिसिन नहीं पी, बल्कि पूछा कि रूट ट्रीटमेंट क्या है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। सक्सेस की चांस शायद 10% से भी कम है। अगर किसी तरह सक्सीड भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि सोल पॉइजन सॉल्व हो जाए, बल्कि उसकी एग्जिस्टिंग टॉक्सिक पावर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वर्स्ट केस में कल्टिवेशन डैमेज हो और बॉडी की प्रॉब्लम फिर भी रहे। जो थ्योरी मैंने बताई वो थी पोस्ट सोल मास्टर एरा की सोल कंडेंसेशन कॉन्सेप्ट। मैसिव सोल पावर को हाईली कंप्रेस करके एक स्टेबल कोर बनाओ जिससे बॉडी की सारी पावर कंट्रोल हो और टॉक्सिन्स फ्रीली नहीं फैल पाए। लेकिन मुझे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता था, एक्चुअल मेथड नहीं। और वैसे भी डुगुबो के बॉडी में पहले से ही कुछ ऐसा था जो सोल कंडेंसेशन जैसा था, पॉइजन कोर। इसका मतलब था कि नॉर्मल कंडेंसेशन मेथड रूट कॉज शायद सॉल्व ना कर पाए। पॉइजन कोर उसकी ज्यादातर कल्टिवेशन कैरी करता था। एक बार डैमेज हुआ तो पावर बहुत कम हो जाएगी, और अगर ये मेथड उसे भी कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं रहा तो भी वो रुका नहीं। डुगुबो ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई एलियन देख रहा हो और पूछा, क्या यह आइडिया मैंने खुद बनाया है? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, एक पुरानी इनकम्प्लीट एंशिएंट बुक में ऐसा कुछ पढ़ा था। वो क्लियरली बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन पूछा भी नहीं। डुगुबो खुद सालों से टॉक्सिन स्टडी कर चुका था। वो जानता था कि यह अननोन मेथड सोल बोन में टॉक्सिन स्टोर करने से कहीं ज्यादा रिस्की और अनसर्टेन है। आखिरकार उसने सिर उठाकर मेडिसिन पी ली, फिर बैठकर टॉक्सिन्स को हेड सोल बोन की तरफ गाइड करने लगा। मैं पास के उस रेयर हर्ब गार्डन में जाकर मेडिटेट करने बैठ गया, बाकी बची एनर्जी अब्सॉर्ब करने। वक्त गुजरता रहा। अचानक डुगू ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। भले ही सिर्फ थोड़े से टॉक्सिन्स ट्रांसफर हुए थे, लेकिन ये प्रूव हो गया था कि मेथड काम करती है। इसका मतलब था कि आगे से उसे सोल बैकलैश नहीं झेलनी होगी, और इसका मतलब था कि दुगु यान को भी फैमिली कर्ज से बाहर निकलने का चांस मिल सकता था। वो अपने पुराने लोगों की तरह टॉक्सिन से जल्दी नहीं मरेगी। डुगुबो ने मेडिटेट करते मुझे देखा और उसकी नजर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई। इतनी कम उम्र में डुगु यान को भी मुझमें इंटरेस्ट था। यू तियानहेंग को मैंने डायरेक्ट फाइट में हराया था, तो फिर वो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर मेरे सामने कहाँ ठहरता है? जब मैंने मेडिटेशन खत्म की, डुगुबो ने तुरंत बताया कि मेडिसिन इफेक्टिव थी। फिर अचानक उसने पूछा कि मैंने कभी फॉर्मली कोई मास्टर किया है या नहीं। एटीट्यूड पहले से कहीं ज्यादा सीरियस था। मैंने सच में सिर हिला दिया, बोला, कभी नहीं किया। डुगुबो की आंखें चमक गईं और उसने ऑन द स्पॉट मुझे अपने डिसाइपल बनाने की ऑफर दी। वो क्लियरली चाहता था कि मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप से मुझे हमेशा के लिए अपने पास रोक ले, लेकिन मैंने बिना सोचे मना कर दिया। डुगुबो की स्पेशलिटी टॉक्सिन्स थी और मुझे पॉइजन टेक्निक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
ये पाथ मेरा नहीं था। मास्टर बनाने से दोनों अनकंफर्टेबल होते, इसलिए मैं मास्टर भी चूज करता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। रिक्रूट फेल देखकर उसने एंगल बदला और पूछा, डुगू, यान कैसी लगती है मुझे? मैं तुरंत अलर्ट हो गया और डायरेक्टली पूछ लिया, आप अपनी ग्रैंडडॉटर को मुझसे मैच में करना चाहते हैं? डुगुबो ने बिना कोई शेम के हाँ कह दिया। उसके हिसाब से डुगू यान टैलेंट और लुक्स दोनों में ठीक थी। मेरे जैसे जीनियस के साथ तो परफेक्ट मैच था। मैं बस रिमाइंड करा सका कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल के आसपास है। ऐसी बातें थोड़ी जल्दी है। डुगुबो ने कहा, शादी कहाँ हो रही है अभी? पहले थोड़ा टाइम साथ बिताओ, फीलिंग डेवलप होगी। मैंने पूछा कि क्या उसने डुगू यान की राय ली है, शायद उसका कोई और है या मुझमें इंटरेस्ट नहीं। जबरदस्ती करने से सबको तकलीफ होती है। दुगुबो ने देखा मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है तो पॉइंट छोड़ दिया। जाते जाते उसने रिमाइंडर दिया कि अगर डुगू यान को मिस किया तो बाद में ऐसा चांस नहीं मिलेगा। तभी डुगुबो ने अचानक भौएं चढ़ाई, जैसे बाहर कुछ फील किया हो। उसने कंफर्म किया कि मैं आइस फायर स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकता हूँ और डिसाइड किया कि टेम्परली वो लीव करेगा और ये जगह पूरी तरह मेरे लिए छोड़ देगा। जाने से पहले उसने एक ब्लू स्टोरेज बैग फेंका। ये एक स्पेशल स्टोरेज सोल टूल था जिसका नाम था रुई 100 ट्रेजर बैग। ये सिर्फ आइटम स्टोर नहीं करता था बल्कि लिविंग थिंग्स और हर्ब्स को भी फ्रेश रख सकता था। अब जब भी हर्ब्स पिक करूंगा, एनर्जी फेड होने की टेंशन नहीं। मैंने रिफ्यूज नहीं किया, डायरेक्टली बैग कमर पर लगा लिया। फिर उसे रिमाइंड किया कि डुगू यान के लिए जल्दी सोल बोन अरेंज करे। डुगू बो ने कहा, रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन सोल बोन ढूंढना टॉप प्रायोरिटी बन गई। लेकिन डुगू बो के जाते ही वो वापस आ गया, मुंह उतरा हुआ। उसने बताया कि प्रिंस शुए किंघे आया हुआ है सनसेट फॉरेस्ट के बाहर और पर्सनली मुझसे मिलना चाहता है। मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। शुए किंघे ने पर्सनली मुझे रिक्रूट किया था, तो जब मैं सडनली डुगुबो के साथ चला गया तो उसे कुछ तो रिएक्शन दिखानी थी। डुगुबो ने डायरेक्टली मेरा कंधा पकड़ा और साथ ले चला। सनसेट फॉरेस्ट से निकलते ही कुछ फेमिलियर और अनफेमिलियर फिगर्स दिखी। शुए चिंघे इस बार तैयारी करके आया था। सामने एक एलिगेंट मिडिल एज मैन खड़ा था। उसके बगल में एक चंचल सी छोटी लड़की और एक व्हाइट हेयर एल्डर था। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि दुगू यान और ये लिंगलिंग भी यहाँ थी। दुगू बो मुझे लेकर जैसे ही आया, सबकी नज़र एक साथ मेरी तरफ गई, जैसे देखना चाहते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ऊपर से देखने में मैं न सिर्फ बिल्कुल ठीक था बल्कि एकेडमी छोड़ने से भी बेहतर स्टेट में था। और डुगू बो के साथ एटमॉस्फेयर नेचुरल था, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं। मैंने उन अनफेमिलियर लोगों को ना पहचानने का एक्ट किया। शुए किंघे से पूछा कि ये कौन है। शुए किंघे ने इंट्रोड्यूस किया कि वो एलिगेंट मिडल एज्ड मैन उनके टीचर हैं, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग, और वो निंग फेंगजी की सबसे छोटी बेटी निंग रोंगरोंग थी। निंग फेंगजी पर्सनली आए थे और साथ में स्वॉर्ड डोलुओ गार्ड के रूप में था। इससे साफ था कि शुए किंघे ने मुझे कितना सीरियसली लिया। लेकिन निंग रोंगरोंग यहाँ क्यों थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बारी बारी से सबको ग्रीट किया। शुए किंघे ने डुगुबो से मेरी तरफ से माफी मांगी, कहा कि मैं छोटा हूँ, कभी कभी बात सीधी कह देता हूँ। डुगुओ ने नाक से हंसी उड़ाई। दूसरे उसे नहीं समझते, लेकिन वो पूरी रात मुझसे बात कर चुका था। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात मुझ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होती। फिर भी शुए किंघे की कंसर्न जेन्युइन थी, इसलिए डुगू बो ने कुछ रिवील नहीं किया। बस कहा कि हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बस हर्ब्स और कल्टीवेशन के बारे में बात हो रही थी। मैंने भी कंफर्म कर दिया कि डुगू बो ने हेल्प की। फिर मैंने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे सनसेट फॉरेस्ट में 1 साल के लिए प्रैक्टिस करनी है, एकेडमी से छुट्टी चाहिए। शुए किन्हे क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं डायरेक्टली 1 साल की बात करूंगा। उसने मेरी और डुगुबो की तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आखिरकार मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और पर्सनली एकेडमी के फॉर्मेलिटीज हैंडल करने का प्रॉमिस किया। उसके लिए जबरदस्ती करने का मतलब था मुझे डुगो की तरफ धकेलना। इससे अच्छा था कि जेनरस बनो और ट्रस्टवर्दी श्वेदागे की इमेज बनाए रखो। निंग फेंगजी ने कहा, यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वार्मली मुझे 7 ट्रेजर ग्लेज सेक्ट में विजिट करने का इन्वाइट दिया। मैंने पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया कि जरूर आऊंगा। निंग फेंगजी ने निंग रोमरोंग से गुड बाय करवाया। छोटी लड़की ने बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर क्यूट तरीके से हैंडवेव किया, जो मेरी याद में उस वाइल्ड लिटिल डेविल से बिल्कुल अलग थी। लेकिन कोई बात नहीं, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट में सब उसे स्पॉइल करते थे। किसी ने कभी सच में अपोज नहीं किया तो उसे अपनी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम का पता कैसे चलता। मैंने लास्ट में डुगू यान और ये लिंगलिंग की तरफ देखा। डुगू यान ने हंसते हुए कहा, वो बस चेक करने आई थी कि ग्रैंडफादर ने कुछ छुपाकर गलत तो नहीं किया। ये लिंगलिंग ने झुककर धीरे से मुझे याद दिलाया कि मैंने उससे कुछ प्रॉमिस किया था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे तुरंत याद नहीं आया। मैं बस वहीं खड़ा रहा। पास खड़े डुगू बो ने भौएं चढ़ा ली। उसे लगा था सिर्फ डुगू यान का मेरे साथ स्पेशल एटीट्यूड है, अब ये लिंगलिंग भी। डुगू यान को जल्दी याद आया कि मैंने ये लिंगलिंग को डायरेक्टली नाम से बुलाने की परमिशन दी थी। उसकी मूड भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, जैसे पहली बार सीरियसली नोटिस किया हो कि ये लिंगलिंग का एटीट्यूड मेरे लिए एक्चुअली अलग है। मैंने केयरफुली लिंगलिंग बुलाया। मैंने उसे बताया कि प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आई है और उसे सॉल्व करने के लिए डुगू वो ही सबसे सूटेबल है। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं अकेडमी वापस आ जाऊंगा। ये लिंगलिंग थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया। डुगू यान ने मुझे कहा, 1 साल में इतना पीछे मत रह जाना। उसकी आवाज़ में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। मैं मन ही मन थोड़ा हेल्पलेस था। ये दोनों मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन उल्टा मेरी चिंता कर रही हैं। लेकिन ऊपर से मैंने सीरियस होकर बोला, 1 साल बाद मिलते हैं। श्वेकीने और बाकी जल्दी आए थे, जल्दी चले भी गए। निंग फिंजी, स्वॉर्ड डोलुओ और निंग रोंगरोंग से मिला। 1 साल की छुट्टी भी मिल गई। कोई रियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन डुगू बो अब मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। बोला, मेरी उम्र कम है लेकिन ऑलरेडी 2 लड़कियां स्पेशल हैं।
देखने से पता ही नहीं चलता। मैंने उसकी ट्रोलिंग को इग्नोर किया और कहा, चलो जल्दी आइस फायर स्प्रिंग पर वापस चलते हैं। वैली में वापस आकर डुगुबो ने पूछा कि वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सच थी या फेक। मैंने बताया कि 1 साल बाद मैं स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट जाकर थर्ड सोल रिंग लेना चाहता हूँ और उस वक्त उसकी हेल्प चाहिए होगी। एक सही हायर सोल बीज ढूंढनी होगी। मैंने ये भी बताया कि टारगेट ईयर लिमिट शायद उसकी सोच से बहुत ज्यादा होगी। डुगुबो ने डिसमिसिवली पूछा, थर्ड सोल रिंग सीधे 10,000 ईयर लेवल चैलेंज करना चाहूँ क्या? टोन में डाउट था, फिर भी उसने एग्री कर लिया। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि 1 साल बाद डुगुबो ने भी क्लियरली कह दिया कि वो नहीं पूछेगा कि मैं आइस फायर स्प्रिंग में कैसे एडजस्ट हुआ, और न ये पूछेगा कि कौन सी हर्ब्स ली। जब तक उसके कॉमन हर्ब गार्डन को कम्प्लीटली खाली ना कर दूं, हर्ब्स फ्रीली यूज कर सकता हूं। एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए उसने डेली टाइमिंग फिक्स की। मैंने बिना सोचे सुबह का टाइम चूज किया। उस वक्त ईस्टर्न पर्पल ची ऑब्जॉर्ब होती है और साथ में ट्रीटमेंट मेडिसिन भी बनाई जा सकती है। आइस फायर स्प्रिंग वाली वैली की स्ट्रक्चर स्पेशल थी। स्टीम ऊपर उठकर माउंटेन टॉप पर डिसिपेट हो जाती थी, तो मेरे पर्पल ची आई प्रैक्टिस में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। पर्पल एक्सट्रीम मैजिक प्यूपिल प्रैक्टिस के बाद मेडिसिन बनाना कन्वीनियंट था। दुगुबो ने डिसाइड किया कि वो दिन में बाहर जाएगा और दुगु यांग के लिए सोल। मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि वो रैंडमली किसी नॉन सोल मास्टर को हार्म तो नहीं करेगा। दुगुबो ने इरिटेटेड होकर पूछा, मैंने उसे क्या समझाया? सोल बोन ऐसे ही नहीं मिलती। ब्लाइंडली अटैक करना स्टूपिड है, वो पहले प्रॉपर चैनल से ढूंढेगा। सब अरेंज करके उसने अपनी रेस्ट केव का एक हिस्सा मुझे दे दिया। अंदर बेसिक लिविंग सेटअप था। कम से कम हर रात आइस फायर स्प्रिंग के पास सोना नहीं पड़ेगा। दुगुओं के जाने के बाद मैं वापस स्प्रिंग के पास आ गया। हर्ब्स ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होती। थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा खाओ तो एनर्जीज क्लैश करके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इस 1 साल का सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये नहीं था कि सारी हर्ब्स खा लूं, बल्कि 8 कॉर्नर आइस ग्रास और फियर्स फायर रेजन की एनर्जी को पूरी तरह डाइजेस्ट करूं और बॉडी को करंट लिमिट तक पुश करूं। वंचुआन क्यूशुई लू जैसी हर्ब्स जो मेनली स्पिरिचुअल पावर और मोमेंटम बढ़ाती हैं, उन्हें पहले ले सकता हूं, लेकिन जुइहो फिनिक्स कोई जैसे डोमिनेटिंग हर्ब्स अभी बिल्कुल नहीं ट्राई करने। आइस फायर स्प्रिंग एनर्जी के फ्यूजन को एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन ये इफेक्ट इनफाइनाइट नहीं चलता। लगभग 1 साल बाद यहाँ रहने का फायदा तेजी से कम होने लगेगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 1 साल की छुट्टी ली। जब एनर्जी डाइजेस्ट हो जाए और थर्ड सोल रिंग मिल जाए तो बाहर वापस जाना होगा और नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना होगा। अगले 1 साल में रोज सुबह पर्पल एक्सट्रीम मैजिक प्यूपिल प्रैक्टिस, फिर मेडिसिन बनाना, दिन में आइस फायर स्प्रिंग में बॉडी टेम्परिंग, रात को मेडिटेट करके सोल पावर एक्यूमुलेट करना। सिंपल लेकिन बेहद प्रोडक्टिव। डुगुबो भी ट्रीटमेंट के लिए आता रहा। मैं उस पर हर रोज मियाओ शो कॉन्ग एक बार यूज करता था, लेकिन टाइटल डोलियो लेवल बहुत ऊंची थी, इसलिए ज्यादातर कॉमन चीजें ही कॉपी होती थी। 1 साल बाद एक दिन सिस्टम ने फाइनली सक्सेस जज किया, लेकिन उसकी बॉडी से एक एल्केमी मैनुअल ही मिला। मुझे टॉक्सिन्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। कंटेंट देखकर रिवॉर्ड छोड़ दिया। उस दिन की मेडिसिन डुगुबो को दी और पूछा क्या ट्रीटमेंट जारी रखनी है। उसने सिर हिला दिया, बताया कि अब स्टेट काफी स्टेबल है। इस 1 साल में ज्यादातर अनकंट्रोल्ड टॉक्सिन सोल बोन में ट्रांसफर हो गए। अगर और फोर्सफुली क्लीन करें तो उल्टा बॉडी और टॉक्सिन्स के बीच बना बैलेंस टूट सकता है और नया बैकलैश आ सकता है। अब डुगुबो को कोई सीवियर पेन नहीं होती, स्ट्रेंथ और डेली लाइफ पर कोई इंपैक्ट नहीं। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसकी सोल पावर एक लेवल बढ़ गई। ये डायरेक्टली मेडिसिन का इफेक्ट नहीं था, बल्कि इतने सालों से टॉक्सिन्स के दबाव में जो सोल पावर थी वो सडनली रिलीज हुई। डुगुबो की एक्यूमुलेटेड पोटेंशियल ने फाइनली ब्रेक थ्रू किया। चूंकि उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, डुगुबो ने खुद कहा, अब मेरी थर्ड सोल रिंग का टाइम है। उसने पूछा किस टाइप की सोल बीज चाहिए, क्या ऑलरेडी डिसाइड है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस 1 साल में आइस फायर हर्ब्स की एनर्जी आधे से ज्यादा डाइजेस्ट हो चुकी थी। यू तियानहेंग से मिली 1,000 ईयर गोल्ड रेजिन भी पूरी तरह अब्सॉर्ब हो गई थी। गोल्ड रेजिन का ईयर लेवल ज्यादा नहीं था, सिंगल इफेक्ट ज्यादा ऑब्वियस नहीं था, लेकिन बर्थ राइट सोल रिंग के लिए कोई भी फिजिकल ग्रोथ मायने रखती है। धीरे धीरे 10,000 ईयर थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ती रहती है। 6 महीने पहले मैंने एक और हर्ब ली थी, वांगचुआन चूशुई लू। उसका पूरा बॉडी पर्पल था, बीच में 3 सफेद पत्तियां थीं, उनके सेंटर में ड्यू ड्रॉप जैसा ट्रांसपेरेंट वाटर बीट था। वांगचुआन चूशुई लू डायरेक्टली सोल पावर नहीं बढ़ाती, लेकिन स्पिरिचुअल पावर और मोमेंटम को बड़ी मात्रा में बूस्ट करती है। ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स के लिए शायद डायरेक्ट इफेक्ट कम हो, लेकिन मेरे लिए ओरिजिनल कुछ साल लगते वो सेकंड बाउंड्री क्रॉस करने में। अब मैंने एक स्टेप में डायरेक्टली थर्ड बाउंड्री में एंट्री कर ली, गेजिंग रियल्म। गेजिंग रियल्म पहुंचने के बाद दुनिया की हर चीज मेरी नजर में और साफ हो गई। बारीक डस्ट, सोल पावर का फ्लो और दुश्मन की मूवमेंट्स में छुपे वीकनेसेस सब कैप्चर होने लगे। अब मेरी स्पिरिचुअल पावर, फिजिक, सोल और सोल बोन सब एक नए लेवल पर थे। अब बस एक रियल थर्ड सोल रिंग और इस 1 साल की कठिन प्रैक्टिस का पूरा रिजल्ट मिलेगा। मैंने डुगुबो की तरफ देखा और स्लोली अपना टारगेट बताया। मेरे सोल बीस टाइप और ईयर लिमिट सुनने के बाद उस एक्सपीरियंस डुगुडोलो के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फ्रीज हो गई। पर्पल एक्सट्रीम मैजिक प्यूपिल ब्रेक करके गेजिंग रेल्म लेवल रीच करना, यह इस 1 साल की प्रैक्टिस का लास्ट पीस था। अब मुझे एक ट्रू 10,000 ईयर थर्ड सोल रिंग चाहिए जो सबको सोल रिंग लिमिट्स की नई डेफिनेशन दे। पर्पल एक्सट्रीम मैजिक प्यूपिल के 4 लेवल्स हैं, गेजिंग, माइक्रोस्कोपिक, रेस्ट्रिक्टिव और वासी। फर्स्ट लेवल सिर्फ स्ट्रेंथ को शॉर्पन करता है, डिटेल देखने देता है। सेकेंड लेवल ऑलरेडी ऐसी चीजें देख सकती है, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस स्पीड अचानक स्लो हो जाती है।
नॉर्मल लोग अगला स्टेप क्रॉस करने में सालों लगाते हैं। वांग चुआन च्यूशुई लू ने वो स्ट्रगल सेव करा दी, मुझे माइक्रोस्कोपिक से डायरेक्टली थर्ड लेवल रेस्ट्रिक्टिव रेल्म में पहुंचा दिया। अब डिफरेंट एनर्जी एट्रीब्यूट्स और सटल चेंजेस मेरी नज़र से नहीं बचते। रही बात लास्ट वास्ट सी रेल्म की, वो सिर्फ आईसाइट नहीं है, वो फेंग हाउ डोलुओ की स्पिरिचुअल लेवल से कम्पीट करने वाला स्टेज है। वो अभी बहुत दूर है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। डुगुबो ने मेरी बात सुनी। पहले वो सनसेट फॉरेस्ट में 1000 ईयर सोल बीस्ट ढूंढना चाहता था, लेकिन मैंने मना किया। इस बार मुझे ऑर्डिनरी 1000 ईयर नहीं, एक रियल 10,000 ईयर सोल बीस्ट चाहिए। 10,000 ईयर। डुगुबो ने कंफर्म किया कि मुझे पता है 10,000 ईयर सोल रिंग का सबसे खतरनाक पहलू क्या है। सिर्फ मैसिव एनर्जी नहीं, डेथ के बाद प्रोड्यूस होने वाला स्पिरिचुअल ट्रेमर भी है। मैंने काम यहाँ किया। रॉयल एकेडमी पहले ही ये सब सिखा चुकी थी। 10,000 ईयर सोल रिंग की डेंजर मुझे पता है, लेकिन आइस फायर बॉडी टेम्परिंग और स्पिरिचुअल पावर रिवोल्यूशन के बाद मुझे बिलीव है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। डुगुबो ने इमीडिएटली आर्ग्यू नहीं किया। 1 साल साथ रहने के बाद वो जान गया था कि मैं कभी अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करता। इसीलिए जब मैंने 10,000 ईयर टारगेट कहा, तो उसे पता था इसके पीछे रियल प्रिपरेशन है। 1000 ईयर सेकंड सोल रिंग भले ही शॉकिंग था, अल्टीमेटली वो सिर्फ हायर फिजिकल लिमिट था, लेकिन 10,000 ईयर थर्ड सोल रिंग अलग है। ज्यादातर सोल मास्टर्स 50 लेवल तक पहुंचकर ही बेरली 10,000 ईयर सोल रिंग अब्जॉर्ब करने की मिनिमम बेसलाइन अचीव करते हैं। सोल किंग लेवल भी गारंटी नहीं करता। इस कॉन्टिनेंट पर ऐसे टाइटल डोलो भी हैं जिनकी फिफ्थ सोल रिंग अभी भी 1000 ईयर है। थर्ड सोल रिंग का 10,000 ईयर डुगुबो ने इसे कभी सुना नहीं था। उसने देर तक सोचा और कहा, सनसेट फॉरेस्ट में भी 10,000 ईयर सोल बीस्ट एग्जिस्ट करती है। लेकिन मेरे एटीट्यूड से साफ था कि मैं यहाँ रैंडमली कोई टारगेट नहीं चुनना चाहता। मैंने सिर हिलाया और असली डेस्टिनेशन बताया, स्टार डव ग्रेट फॉरेस्ट। वहाँ सबसे डाइवर्स और रिचेस्ट सोल बीस्ट कलेक्शन है। मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच करने की सबसे ज्यादा चांस है। मुझे ड्रैगन टाइप या अर्थ ड्रैगन स्पीशीज चाहिए, और बेस्ट हो तो लाइफ और किसी दूसरे एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, यानी ड्यूअल एट्रीब्यूट। डुगुबो ने पूछा, मैं ड्रैगन स्पीशीज पर इतना क्यों फोकस्ड हूँ? मैंने उसे रिमाइंड किया कि मेरी सोल टेक्निकली म्यूटेंट ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन फंडामेंटली वो एक प्लांट सोल है। ब्लू सिल्वर ग्रास की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी। किसी भी सोल बीस्ट फॉर्म और एनर्जी टाइप को अब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसलिए मैं कंप्लीटली डुगुबो ने गेस किया कि मैं ड्रैगन ब्लड लाइन से सोल को फर्दर म्यूटेट करना चाहता हूँ। उसका गेस कंप्लीटली करेक्ट नहीं था, लेकिन ट्रुथ के करीब था, क्योंकि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास में पहले से ही गोल्डन सीक्रेट ड्रैगन ओरिजिन था। उसे सडनली मुझ पर डाउट हुआ कि मेरी सोल एक्चुअली सिर्फ ऑर्डिनरी म्यूटेंट ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। आखिर कोई प्लांट सोल जो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन को फ्रंट में सप्रेस कर ले, वो सिर्फ सिंपल म्यूटेशन से नहीं होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मीनिंगफुल स्माइल दी। डुगुबो ने देखा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, उसने परस्यू नहीं किया। आखिर में वो अग्री हो गया कि पर्सनली स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में मेरे साथ सोल हंटिंग पर जाए। 10,000 ईयर सोल बीस्ट के सामने डुगुबो को भी उतना फायदा नहीं होता, लेकिन 10,000 ईयर सोल बीस्ट उसके लिए ज्यादा डेंजरस नहीं था। बिलन स्नेक एम्परर की टॉक्सिन्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ग्रुप अटैक और वीक एनिमीज को सप्रेस करना। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट टियानडू और जिंगलू दोनों एम्पायर्स में फैला हुआ है। ये कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सोल बीस्ट गैदरिंग प्लेस है। यहाँ ऑलमोस्ट हर सोल मास्टर सोल रिंग ढूंढने आता है। डुगुबो बिना आउटर टाउन में रुके डायरेक्टली डीप जोन में घुस गया। आउटर जोन में मोस्टली 10 YEAR 100 YEAR और 1000 ये सोल बीस्ट होती हैं। 10,000 ईयर बहुत रेयरली मिलती है। अंदर जाने पर मिक्स्ड जोन आता है जहां 10,000 ईयर सोल बीस्ट एक्टिवली दिखने लगती हैं। जो सोल बीस्ट एक टेरिटरी होल्ड कर सके उसकी एज कम से कम 30,000 साल होती है। सबसे अंदर जो है उसे ह्यूमंस ट्रू फॉरबिडन जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। डुगुबो ने मुझे रिमाइंड किया कि लाइफ एट्रीब्यूट सोल बीस्ट वैसे भी रेयर होती है, उसके ऊपर ड्रैगन स्पीशीज और ड्यूअल एट्रीब्यूट की डिमांड भी है। फॉरेस्ट में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। सही सोल रिंग वेट करने के लायक है। मैंने पूछा, क्या ड्रैगन स्पीशीज सोल बीस्ट ढूंढना ज्यादा आसान है? डुगुबो ने मना करते हुए बोला कि कॉन्टिनेंट में सिर्फ ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के पास ही ड्रैगन टाइप ढूंढने का स्टेबल मेथड है, और वो क्लैन सीक्रेट है। इन हेरिटेज क्लैंस में सोल स्किल्स भी हाईली सिमिलर हैं, ताकि सोल पाथ स्टेबल रहे। स्पेशल म्यूटेशन होने पर ही कोई ओरिजिनल फ्रेमवर्क तोड़ता है। मिक्स जोन में एंटर होते ही मैंने क्वाइटली ब्लू सिल्वर ग्रास डोमेन एक्सपैंड किया और रास्ते में मिलने वाली सभी ब्लू सिल्वर ग्रास से स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लिया। प्लांट्स बोल नहीं सकती, लेकिन हाल ही में किस सोल बीस्ट का सेंट उनके पास से गुजरा वो मुझ तक रिले कर सकती हैं। साथ में पूरे फॉरेस्ट की ब्लू सिल्वर ग्रास भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास कर रही थी। हमारी एफिशिएंसी ऑर्डिनरी सोल हंटिंग टीम से कहीं ज्यादा थी, लेकिन पहले दिन की एक्सप्लोरेशन के बाद भी सूटेबल टारगेट नहीं मिला। सनसेट से पहले डुगुबो मुझे आउटर जोन में वापस ले आया। उसने कैंप के बाहर रिपेलिंग पाउडर स्प्रिंकल किया और एक रिंग ऑफ पॉइजन बनाकर सोल बीस्ट को पूरी तरह ब्लॉक किया। टाइटल डोलो पावरफुल है, लेकिन जहां 10,000 ईयर सोल बीस्ट फ्रीली घूमती हो, वहां रात में अननेसेसरीली रहना सेंसिबल नहीं। जब सेफ जगह रेस्ट मिल सकती है तो डेंजर में क्यों रहना? मैं फायर के पास बैठा डुगू के रैंडमली पकड़े हुए रोस्टिंग मीट खा रहा था। कंडीशंस लिमिटेड थी, सिर्फ स्मेल रिड्यूस हो पाई, लेकिन मीट की खुशबू फिर भी फैली। डुगुबो के पॉइजन से ब्लॉक हो गई।
मैं रुककर नहीं पूछ सका कि क्या कॉन्टिनेंट में रियली कोई नहीं जानता ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन स्पीशीज ढूंढने का मेथड। डुगुबो ने कहा, ये कोर्स सीक्रेट है, क्लैन का कोई मेंबर बाहर नहीं बताता। खाना खाने के बाद डुगुबो ने रेस्ट करने कहा और खुद गार्ड रहा। मैंने मना नहीं किया। 10,000 ईयर सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट फिजिकल और मेंटल स्टेट जरूरी है। यहाँ प्रिटेंड टफ बनने की जरूरत नहीं। दूसरे दिन सुबह हमने डायरेक्शन बदला और जिंगलो एम्पायर साइड की तरफ सर्च किया। मैंने फिर से ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिवेट किया। आसपास की सारी प्लांट्स मेरी तरफ से सोल बीस्ट इन्फॉर्मेशन फिल्टर करने लगी। अचानक आगे चलते डुगुबो रुक गया। उसने नियर बाय ट्री ट्रंक पर क्लियर वाइंडिंग मार्क्स देखे जो अंदर तक धंसी हुई थी। इसका मतलब था जो सोल बीस्ट यहाँ से गुजरी वो साइज और स्ट्रेंथ दोनों में वीक नहीं थी। उसका अनुमान था ये कोई 10,000 ईयर से ओवर की स्नेक टाइप सोल बीस्ट है। जब से 5 सोल बिलियन स्नेक एम्पर लेवल तक कल्टिवेट हुआ, डुगुबो को एंसेस्टर ऑफ 10,000 स्नेक्स जैसी सेंसिटिविटी मिल गई। स्नेक टाइप सोल बीस्ट की सेंट के बारे में बेहद अलर्ट। जब वो ऑब्जर्व कर रहा था, पास की ब्लू सिल्वर ग्रास ने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्मेशन पास कर दी। वो स्नेक ज्यादा देर पहले नहीं गई थी एक्चुअली, अभी भी आसपास ही थी और हम दोनों को इजी प्रे मान रही थी। मैंने एक दूर के टॉल एंशिएंट ट्री की तरफ देखा और पूछा, सीनियर क्या वो वाली स्नेक है? डुगुबो ने उस डायरेक्शन में देखा। उसकी आंखों में पहली बार क्लियर सरप्राइज आई। वो स्नेक ट्रंक पर कॉइल होकर बैठी थी। उसका कलर उसने पहचाना। ये एक 10,000 ईयर विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ था। ये स्नेक ड्राई वुड की तरह डिस्गाइज करके छुपती है और प्रे के पास आने का वेट करती है, फिर सडनली अटैक। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसकी बॉडी में ट्रेस ऑफ वुड लीफ अर्थ ड्रैगन ब्लड लाइन था। ट्रूली अर्थ ड्रैगन स्पीशीज सोल बीस्ट। ड्रैगन ब्लड लाइन वुड एट्रीब्यूट इल्यूजन और डिस्गाइज लगभग एक साथ मेरी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही थी। मैंने क्विकली सोचा कि अगर ये स्पिरिचुअल और डिस्गाइज एबिलिटी ब्लू सिल्वर ग्रास में मर्ज हो तो कैसी सोल स्किल बनेगी। थोड़ी देर बाद मैंने डायरेक्टली डिसाइड किया, ढूंढने की जरूरत नहीं, यही ले लेते हैं। डुगुबो ने रिमाइंड किया कि विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ अर्थ ड्रैगन रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करती है, लेकिन एबिलिटी कंपैटिबिलिटी ब्लू ईगल एम्परर के साथ परफेक्टली नहीं भी हो सकती। मैंने पूछा, एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी में कौन सी सोल ब्लू सिल्वर ग्रास को बीट कर सकती है? अगर सोल बीस्ट एबिलिटी इनफ एक्सेलेंट है, ब्लू सिल्वर ग्रास उसे ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोस्ट सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। डुगुबो ने जोर से हंसते हुए कहा, तू बाकियों से ज्यादा अपना एडवांटेज यूज करना जानता है, चलो पकड़ते हैं। डुगुबो ने बॉडी शेक किया। 9 सोल रिंग्स अपीयर हुए और डायरेक्टली 7 सोल स्किल बिलन स्नेक एम्परर ट्रू फॉर्म रिलीज किया। जेट जैसी ग्रीन लाइट उसके बॉडी से बर्स्ट हुई। उसका ह्यूमन फॉर्म पूरी तरह गायब हो गया और एक जायंट एमरल्ड स्नेक बन गया। डायमंड शेप्ड ग्रीन स्केल्स उसे कवर करती थीं, हल्का एक्सपैंड, और एक शैडोई ग्रीन मिस्ट उसके बॉडी के चारों तरफ छाई हुई थी। डुगुबो बिलन स्नेक एम्परर फॉर्म में 30 PLUS मीटर लंबा था और बैरल जैसा मोटा। जैसे ही उसका सोल ट्रू फॉर्म दिखा, दूर का विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ पूरी तरह कांप गया और ट्री से लगभग गिर पड़ा। 10,000 ईयर सोल बीस नेचुरली सेट इन वेट नहीं करती। उसने क्विकली ट्री क्रम की तरफ मूव करना शुरू किया, एस्केप करने की कोशिश। लेकिन डुगुबो ने एक ही ग्रीन पॉइजनस ब्रेथ छोड़ी जो उस एंशिएंट ट्री की तरफ चेस करती गई। बिलिन स्नेक एम्परर का विशाल बॉडी क्विकली उस पूरे ट्री को रैप कर लिया। विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ ने डायरेक्शन बदलना चाहा, लेकिन बॉडी में पॉइजन ने एनर्जी को तुरंत सप्रेस कर दिया। जब मैं पहुंचा तब डुगुबो ने पहले से पॉइजन दे चुके विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ को ग्राउंड पर फेंक दिया। उसमें अभी थोड़ी सांस बची थी, लेकिन डिस्गाइज तक मेंटेन नहीं हो पा रही थी। वो डर्ट में हेल्पलेसली तड़प रही थी। मैंने तुरंत ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की। 9,000 ईयर सेकेंड सोल रिंग में डार्जलिंग गोल्डन लाइट जमा हुई और राइट हैंड में स्पीयर बन गई। फिर मैंने फुल फोर्स से वो स्पीयर विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ के वाइटल पॉइंट में प्रिसाइसली रे मारी। उसी मोमेंट में मेरी आंखें पर्पल गोल्डन ग्लो से भर गईं। पर्पल एक्सट्रीम मैजिक प्यूपिल का 3rd लेवल रिस्ट्रिक्टिव रेल्म एक्टिवेट किया, जो स्पिरिचुअल अटैक बनकर विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की कॉन्शियसनेस को पहले से शेक करने लगा। इससे डेथ के बाद सोल ट्रेमर और कमजोर हो जाएगा। विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ को स्पिरिचुअल शॉक मिली, बॉडी बुरी तरह ट्विच हुई। उसी मोमेंट में ब्लू ईगल टायरेंट स्पीयर उसके स्कल को पेनिट्रेट करके कंप्रेस एनर्जी रिलीज की, जो उसकी बची हुई लाइफ को कंप्लीटली फिनिश कर गई। 10,000 ईयर या उससे ज्यादा एज वाली सोल बीस्ट के डेथ पर उसकी रिमेनिंग विल सोल रिंग में मर्ज होकर ऑब्जॉर्बर को स्पिरिचुअल शॉक देती है। डेथ से पहले ही उसकी कॉन्शियसनेस को प्रीएम्प्टिवली डिस्ट्रॉय करना पहला सेफ्टी मेजर था, जो मैंने 10,000 ईयर 3rd सोल रिंग के लिए प्रिपेयर किया था। नॉर्मली आइस फायर स्प्रिंग की हेल्प से सोल बीस्ट विल को और कमजोर किया जाता है, लेकिन सनसेट फॉरेस्ट यहां से बहुत दूर था। मैंने राइट हैंड उठाया, ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की। सोल पावर की पुल में ब्लैक सोल रिंग स्लोली मेरी राइट हैंड से बॉडी में एंटर हुई। एक ही मोमेंट में कॉन्शियसनेस जैसे कंप्लीट डार्कनेस में डूब गई। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लाइट नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की कोल्ड वेल लगातार अटैक करती रही। तभी आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास ने फेंट ब्लू ग्लो एमिट की। अनगिनत लाइट पॉइंट्स ब्लू सिल्वर डोमेन के जरिए मेरी तरफ कलेक्ट होने लगे। उस स्पिरिचुअल डार्कनेस में पहली ब्लू लाइट जगी, साथ ही बॉडी में भी लाइट का एक पॉइंट स्पार्क हुआ। लाइफ फोर्स, लाइट फोर्स, गोल्डन सीक्रेट ड्रैगन ओरिजिन, ब्लू सिल्वर ग्रास लाइफ ओरिजिन, यहाँ तक कि बिना सोल रिंग वाली 6 विंड एंजल सोल, सबने उस मोमेंट में एक साथ मेरी कॉन्शियसनेस को गार्ड किया और 10,000 ईयर सोल रिंग के स्पिरिचुअल ट्रेमर को ब्लॉक किया। डुगुबो की नज़र में मेरी बॉडी से सडनली ग्रीन और गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई। लाइफ एनर्जी नॉन स्टॉप साइकिल होने लगी। पहले बोन्स क्रैकिंग साउंड्स आए,
स्किन से ब्लड बीट सीप हुए, लेकिन उस लाइफ साइकिल में इंजरीज क्विकली हील होने लगी। आइस फायर बॉडी टेम्परिंग से बॉडी पहले ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल तक पुश हो चुकी थी। विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की एनर्जी मैसिव थी, लेकिन इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। बस हीलिंग एबिलिटी के साथ कंटिन्यूसली टग ऑफ वॉर होता रहा। ये फाइट कई आवर्स चली। मैंने फाइनली उस वाइल्ड एनर्जी को फुली सबड्यू किया। ब्लैक सोल रिंग ग्रेजुअली फॉर्म होने लगी और ऑल पावर डुगुबो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया था और पास खड़ा होकर गार्ड कर रहा था। लेकिन उसे उस मोमेंट नहीं दिखा जब मैंने आंखें खोली। पहले जो डीप पर्पल सेकंड सोल रिंग थी वो क्वाइटली ब्लैक हो गई। 9000 ईयर बर्थ राइट सोल रिंग ने फाइनली उस लास्ट थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया और 10,000 ईयर में अपग्रेड हो गई। अब मेरी सेकंड और थर्ड दोनों सोल रिंग्स ब्लैक 10,000 ईयर लेवल पर थीं। लेकिन नेक्स्ट सेकंड ब्लू सिल्वर डोमेन और विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की डिस्गाइज एबिलिटी एक साथ एक्टिवेट हुई। दोनों ब्लैक सोल रिंग्स की लाइट डिस्टॉर्ट हुई और आउटसाइडर्स की नजर में फैमिलियर पर्पल 1000 ईयर सोल रिंग्स में बदल गई। डुगू बो ने देखा तो कंफ्यूज हो गया। मैंने साफ 10,000 ईयर सोल बीस्ट एब्सॉर्ब की थी, फिर पर्पल क्यों दिख रही है? डुगू बो ने विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की इल्यूजन और डिस्गाइज एबिलिटी याद की और उसे डाउट नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा ये एबिलिटी बहुत रीजनेबल है। लेकिन जब सुना कि ये सिर्फ साइड इफेक्ट है, नॉट एक्चुअल थर्ड सोल स्किल, तो एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। रियल सोल स्किल अभी शो नहीं हुई, लेकिन सोल रिंग हाइड करने की एबिलिटी पहले से ही एक्सट्रीमली वैल्यूबल थी। एक्चुअली ये डिस्गाइज कंप्लीटली थर्ड सोल रिंग से नहीं आई। ये विदर्ड वुड ड्रैगन बोआ की एबिलिटी और ब्लू सिल्वर डोमेन का कॉम्बिनेशन था, जिसने मुझे ब्लू सिल्वर डोमेन की डिस्गाइज कैरेक्टरिस्टिक पहले से अनलॉक करा दी। इस कवर के साथ मुझे टेंशन नहीं थी कि 10,000 ईयर सेकंड और थर्ड सोल रिंग्स ज्यादा आई कैचिंग होंगी। आउटसाइड के लिए 1000 ईयर सेकंड सोल रिंग मेंटेन रहेगी। एक्चुअल थर्ड सोल स्किल का नाम था ब्लू सिल्वर वुड क्लोन। मैं ब्लू सिल्वर ग्रास से एक क्लोन क्रिएट कर सकता था जो ओरिजिनल से लगभग कंप्लीटली सेम लगे। नेकेड आई और ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन दोनों क्लोन और ओरिजिनल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्लोन में मेरी 80% प्योर ब्लू सिल्वर ग्रास स्ट्रेंथ होती है और वो फर्स्ट सोल स्किल रॉक स्पिरिट और सेकंड सोल स्किल ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर भी यूज कर सकता है। थर्ड सोल स्किल इटसेल्फ के अलावा बाकी सभी ब्लू सिल्वर ग्रास एबिलिटीज नॉर्मली एक्टिवेट हो सकती हैं। क्लोन का बॉडी ओरिजिनल से फ्रेजाइल होता है, लेकिन एक बार डिस्ट्रॉय होने पर इंस्टेंटली बड़ी मात्रा में ब्लू सिल्वर ग्रास में कन्वर्ट होकर नियर बाय एनिमीज को एंटैंगल या अटैक करती है। भले ही एनिमी आइडेंटिफाई कर ले, फुल एस्केप गारंटी नहीं। ये एबिलिटी ने बेसिकली मेरे फ्यूचर कॉम्बैट स्टाइल की फाउंडेशन रख दी। क्लोन फ्रंट में एनिमी को टेस्ट और अट्रैक्ट करे, ओरिजिनल ब्लू सिल्वर डोमेन में हिडन रहे और एग्जैक्ट मोमेंट पर रियल लीथल अटैक करे। बेशक क्लोन की इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नहीं है, मैन्युअली कंट्रोल करना होगा, यानी एक साथ दो काम। क्लोन बनाते वक्त मैसिव सोल पावर भी कंज्यूम होती है, क्योंकि क्लोन ब्लू सिल्वर ग्रास सोल स्किल्स भी यूज कर सकती है। लेकिन ओवरऑल डुगुबो ने सोल स्किल का स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं पूछा। किसी सोल मास्टर के लिए सोल स्किल जैसे सीक्रेट है, सिर्फ वेरी क्लोज या ट्रस्टेड लोगों को बताते हैं। नॉर्मली किसी के सोल स्किल का इफेक्ट डायरेक्टली पूछना रूड मान जाता है। उसने बस मुझे देखकर कहा, 10,000 ईयर थर्ड सोल रिंग एक बार बाहर पता चला तो सोल वर्ल्ड में तूफान आ जाएगा। यहां तक कि टैंग हाउ के सबसे यंग टाइटल डोलो रिकॉर्ड को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी भी है। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। टैंग हाउ 44 साल में टाइटल बना, ये इंप्रेसिव है, लेकिन जो एक्चुअली और डीपर छुपी है, बीबी डॉन्ग पहले से ही उससे आगे है। रही बात मेरे फ्यूचर ब्रेक थ्रू की, वो वक्त ही बताएगा। डुगुबो ने फिर पूछा कि अभी मेरी सोल पावर लेवल क्या है। सोल बीस्ट की एनर्जी सोल रिंग बनने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक छोटी क्लीन एनर्जी जो सोल मास्टर को नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू में हेल्प करती है। दूसरी बड़ी एनर्जी सोल रिंग और सोल स्किल फॉर्म करती है। मुझे पब्लिकली सब सीक्रेट्स रिवील नहीं करने। डुगुबो ने पूछा कि अब वापस आइस फायर स्प्रिंग जाऊंगा क्या। मैंने मना किया। इंपॉर्टेंट हर्ब्स पहले से ही रुई 100 ट्रेजर बैग में मूव हो चुकी थी। अब वहां रहने का रिटर्न काफी कम है। मैंने कुछ आइडेंटिफाई कर सकने वाली एडिबल हर्ब्स डुगुबो के लिए छोड़ दी थी, जिससे उसकी कॉमन हर्ब गार्डन एक्सपैंड हो। बाद में टांग सान से हर्ब नॉलेज वाली बुक मिले तो डुगुबो को दे दूंगा, प्रॉपर पे बैक। डुगुबो ने रोका नहीं, बस सीरियसली बोला कि आगे कभी भी कोई ट्रबल हो, सनसेट फॉरेस्ट में उसके पास आ सकता हूँ। एबिलिटी के अंदर वो जरूर हेल्प करेगा। एक टाइटल डोलो का प्रॉमिस लेने से मैंने रिफ्यूज नहीं किया। अब सेकंड सोल रिंग नियरली 10,000 ईयर थ्रेशोल्ड पर थी। थर्ड सोल रिंग भी मिल गई। स्टेडीली प्रैक्टिस करते रहें तो टाइटल डोलो अब अनरीचेबल नहीं। डुगुबो से गुड बाय लेने के बाद मैं डायरेक्टली रॉयल अकेडमी नहीं गया, पहले टियानो सिटी आया, क्योंकि जाने से पहले मैंने शुए चिन्हे को प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस खत्म होने पर पर्सनली उसे सेफ होने की रिपोर्ट करूंगा। शुए चिन्हे के दिए गोल्ड टोकन से पैलेस में बिना रुके एंट्री मिली। गार्ड्स की लीड में डायरेक्टली ईस्ट पैलेस पहुंचा। शुए किंघा को पहले से रिपोर्ट मिल चुकी थी और वो वेट कर रहा था। मुझे देखते ही वो मिलने आया। उसने देखा मेरी स्पिरिट फ्रेश थी और स्टेबल था। क्लियरली इस एक साल की प्रैक्टिस बहुत फ्रूटफुल रही। वो फाइनली रिलीफ फील कर सका। मैंने हैंड्स कप्ड करके थैंक किया और उसे क्राउन प्रिंस कहा। शुए चिन्हे ने नाटकीय डिसअपॉइंटमेंट दिखाया और रिमाइंड किया कि प्राइवेट में श्वेता के बोलूं। मैंने इमीडिएटली स्विच किया और उसे डायरेक्ट नाम से बोलने का इन्वाइट दिया। शुए चिन्हे की खुशी बढ़ गई और उसने डिसाइड किया कि मुझे शाओ युआन बुलाएगा, रिलेशनशिप और करीब। फिर उसने मेरी करेंट कल्टिवेशन पूछी। मैंने बस बताया कि लेवल 30 ब्रेक हुआ और डुगुबो की हेल्प से थर्ड सोल रिंग मिली। 3-5 एलईवीएल और डुअल 10,000 ईयर की रियल डिटेल्स रिवील नहीं की। एक साल में सेकंड रिंग से थर्ड रिंग तक स्पीड इंप्रेसिव है, लेकिन अदर्स के एक्सेप्टेंस रेंज में है। स्पेसिफिक लेवल के बारे में
अब इवॉल्व्ड ब्लू सिल्वर डोमेन की डिस्गाइज एबिलिटी वाटर क्रिस्टल टेस्ट को भी इंटरफियर कर सकती है। सिर्फ सोल पावर नहीं, मेरे दोनों 1 लाख हेयर सोल बोन्स भी छुप जाते हैं। जब तक बीबी डोंग या ठियान दाओ लियू जैसे लेवल का टाइटल डोलुओ पर्सनली चेक न करे, ऑर्डिनरी